हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वर्क और एनर्जी के बारे में हम लोग आज कवर करने वाले हैं। वर्क और एनर्जी चैप्टर क्लास 9 का हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग पहला टॉपिक हमारा है वर्क को कवर करेंगे। सेकेंड एनर्जी, फिर टाइप ऑफ एनर्जी में आपका काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कवर करेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर। ये सारे टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वर्क होता क्या है। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्क ऐसे कार्य करते हैं जो कि सुबह से रीडिंग करना, राइटिंग करना, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग लेके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, ठीक है। क्या ये साइंस ये बोलता है कि आप ये वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो साइंस के हिसाब से आखिर वर्क होता क्या है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है इन ए डेली लाइफ वर्क इंक्लूडिंग एफर्ट, एनी एफर्ट बट इन ए साइंस। मतलब आप प्रयास कर रहे हो डेली लाइफ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कर रहे हो। जैसे सुबह से लेकर शाम तक लिख रहे हो, आप कार्य कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। ऐसे हम डेली लाइफ में कहते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं, बट साइंस कहता है नहीं, दिस इज नॉट ए वर्क, ठीक है। बट इन साइंस वर्क इज डिफरेंट, इसका मतलब डिफरेंट वर्क होता है, ठीक है। मतलब साइंस के हिसाब से वर्क ये नहीं कहा जाता है, कुछ और ही मीनिंग होता है। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम लोग काम करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, जिसमें हमारा एनर्जी लॉस होता है। बट साइंस कहता है बट नो वर्क इज डन, बट आपने कोई कार्य नहीं किया। अब सोचिए आप सुबह से बैठ के लिख रहे हैं और याद कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि मम्मी मैं सुबह से इतना याद किया हूँ, कितना आज कार्य किया हूँ, बहुत काम किया हूँ। तो साइंस कहता है नहीं, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है, आपने कोई वर्क नहीं किया है। समझ में आया? देखते हैं फॉर एग्जांपल ए मैन इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश रॉक्स। अब यहाँ देखिए एक आधा इंसान है, वो क्या कर रहा है, ये रॉक्स को धक्का लगा रहा है। क्या लगा रहा है? उसको धक्का लगा रहा है। और ये धक्का लगाने के बाद इसको फोर्स लगा रहा है, बट ये मूव नहीं कर रहा है। रॉक्स क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है। तो ये कहा जा रहा है, साइंस क्या कह रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। आपने देखा सुबह से बेचारा लगा हुआ, पसीना पसीना हो गया पूरा शरीर, बट साइंस कहता है ये वर्क नहीं किया। अब सोचो कि साइंस के हिसाब से वर्क होता क्या है। देखिए यहाँ पे बट वर्क डन इज जीरो, रॉक्स इज स्टेइंग, क्योंकि रॉक्स अपनी जगह पर ही है, वहां से मूव नहीं किया, इसलिए वर्क नहीं हुआ। वैसे यहाँ पे एक इंसान है जो अपने ऊपर सूटकेस लेके ढो रहा है, बट यहाँ भी साइंस बोलता है कि आपने वर्क नहीं किया। तो आखिर साइंस के का वर्क का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं। वर्क डन कब होगा? जब आप फोर्स लगाएंगे, व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन। अगर फोर्स के वजह से मोशन होना शुरू कर दे, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाए, उसे हम लोग वर्क डन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। जैसे वर्क डन व्हेन ए फोर्स का जब डिस्प्लेसमेंट इन अ डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर मान लीजिए फोर्स आप इधर लगा रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वर्क, फोर्स अप्लाइड इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर दे रहा है ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या कहेंगे? वर्क डन कहता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन का एक डिफाइन हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं कौन कौन से कंडीशन पे वर्क होता है। फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। पहला तो है, पता है कि दो चीजें होती है, फोर्स लगना चाहिए, और दूसरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए। वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर रखा, समझिए हमने इसको यहाँ पर रखा, हमने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, तो हमने जिधर फोर्स लगाया उधर ये मूव किया, तो हमने वर्क इसके ऊपर वर्क किया। साइंस क्या बोलता है? वर्क किया। अब देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया, यहाँ पे क्या लगा? फोर्स लगा, और मूव करके यहां चला गया, मूव करके, तो ये वर्क डन हुआ। समझ में आया कि नहीं? वर्क डन इन ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वही हमने लिखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए इन ए वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स इक्वल टू एफ साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो वर्क भी जीरो हो जाता है। कैसे? मैथमेटिक्स समझते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम मानते हैं कि हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, बट जीरो
मीटर ये डिस्प्लेस किया। तो किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीपल करते हैं तो वो नंबर ही पूरा क्या होता है, जीरो हो जाता है, इसलिए ये वर्क जीरो होता है। क्या होता है, वर्क जीरो कहलाता है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब यहां बात हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एफ कॉस थीटा होता है, ठीक है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू एफ कॉस थीटा। अब देखिए वर्क कब कब होगा, अगर वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस जीरो, ठीक है, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है तो ये वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। अगर cos 90 का वैल्यू अगर cos का वैल्यू 90 हो जाए तो वो जीरो वर्क होता है। क्या होता है, जीरो वर्क होता है। अगर cos का वैल्यू 180 हो जाए उसे नेगेटिव वर्क कहते हैं। मतलब फोर्स इधर लगा रहे हैं और वो हमारे ऊपर ही चला रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव वर्क। देखिए हमने फोर्स जिधर लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स जिधर लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क। इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क। क्या कहते हैं इसे हम लोग, पॉजिटिव वर्क। इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको देखा जाए तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए वर्क जीरो होता है। अब समझिए फोर्स लगा रहे इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स लगा रहे इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो यहाँ पे आपका वर्क जीरो होता है। अब समझिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे इधर, अब मूव कर रहा है इधर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, जा रहा है इधर, तो ये क्या कहलाता है, ये होता है निगेटिव वर्क। क्योंकि cos 180 निगेटिव माइनस का 1 होता है, इसलिए इसको निगेटिव 1 देखा जाता है, ठीक है। तो फोर्स 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो, ठीक है। अब वर्क डन बाय कूली और पोर्टर, देखिए जिस अपने पीठ पे लेकर ढोते हैं सामान को, या अपने सर पे, बहुत सारे आपने देखा होगा ट्रेन रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे कुल्ली होते हैं जो अपने सर पे रख के सामान को ढोते हैं। क्या ये वर्क करते हैं या नहीं करते। अब आप ही बताइए कि ये क्या है, वर्टिकल है कि नहीं है, पूरा वर्टिकल है कि नहीं है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे है, तो एफ वर्क इक्वल टू होता है एफ cos थीटा, ठीक है। तो एफ cos का वैल्यू कितना होगा जी, 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो इसीलिए वर्क ये क्या होते हैं, ये वर्क जीरो करते हैं। ये क्या करते हैं, दिन भर कार्य करते हैं, बट साइंस कहता है इनका वर्क क्या है, जीरो है, ये कोई वर्क नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड, क्या ये पानी में तैरना ये वर्क कहलाता है, जी बिल्कुल। हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही हम जा रहे हैं, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो वर्क डन कर रहे हैं। वर्क इज डन, सुमा अप्लाइड फोर्स मूविंग हरसेल्फ थ्रू द वाटर कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट, वो फोर्स ऐसे लगा रही है उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए वर्क कर रही है। ए डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक, एक डंकी है जो अपने, एक गधा है जो अपने पीठ पे सामान लेके ढो रहा है, ठीक है। डंकी है वो सामान लेके ढो रहा है, बट यहाँ पे वो डंकी कोई वर्क नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको बता दिया cos 90 जीरो होता है, इसलिए किसी भी नंबर से वो मल्टीपल होगा तो वो जीरो हो जाता है। फोर्स अप्लाइड बाय द डंकी इज वर्टिकल, अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड, बट डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, इसीलिए वर्क नहीं कर रहा है। ए विंड मिल इज फिलिंग वाटर फ्रॉम द वेल, तो ये वर्क डन कर रहा है। ए विंड अप्लाइड फोर्स एंड लिफ्ट वाटर को उठा रहा है, कजिंग डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिधर फोर्स लगा रहा है उसी साइड में उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूविंग हो रहा है, इसीलिए वर्क हो रहा है। ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, ए ग्रीन प्लांट है वो अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व इन ए केमिकल प्रोसेस, आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। द प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ द फोर्स, सो नो वर्क मैकेनिज्म वर्क इज डन, इसलिए इसको वर्क जीरो बोला है। एन इंजन इज पुलिंग ट्रेन, देखिए एक इंजन है जो ट्रेन को पुल कर रहा है, खींच के लेकर एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पे वर्क हो रहा है, क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स अप्लाइड कर रहा है और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ट्रेन, तो इसीलिए वर्क कर रहा है। ए फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, क्या फूड ग्रेन को अपन सुखा रहे हो सन की प्रक्रिया में, तो वहां वर्क हो रहा है, नहीं, वहां भी वर्क नहीं हो रहा है। क्यों, ड्राइंग प्रोसेस ड्यू टू हीट, क्योंकि ये जो सुखाने का काम होता है वो हीट की वजह से होता है, बट देयर इज नो मैकेनिज्म डिस्प्लेसमेंट कॉजिंग बाय द फोर्स, तो यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं हो रहा है जो जिसको से ये वर्क नहीं कर रहा है।
चलिए सेल बोट है कि इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वर्क करेगा, क्योंकि इधर फोर्स लगाएंगे तो वो ये वर्क क्या करता है। चलिए अब बात होता है, अगर ये तो हम लोग बात कर लिए हैं कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में हो देन वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। व्हेन वर्क इज मूविंग इन डायरेक्ट सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर पाथ में भी होता है तो वहां भी वर्क क्या होता है, जीरो होता है। वहां भी वर्क क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए फोर्स वहां अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहां पे जब फोर्स अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी भी वर्क जीरो होगा। या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू आएगा तभी जाके वर्क डन होता है। अगर एक का भी वैल्यू अगर जीरो है तो दोनों जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए जो आपका जो सर्कुलर जो समझिए यहाँ पे कि ये सन का चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए इसका क्या होता है, ये वर्क भी जीरो कर रहा है। ठीक है, ए पर्सन कैरी हैवी लोड एंड वर्क ऑन द लेवल लोड इन इफ एनी वर्क बीइंग डन इन द केस, क्या कोई अपना ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन है अपने ऊपर सामान लेके और टहल रहा है कि वो वर्क होगा, नो नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे 90 cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए वर्क वो भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोला सेटेलाइट में भी यही देखिए, ये भी क्या होता है, उसके चारों तरफ घूमता है, इसीलिए ये भी क्या होता है, सर्कुलर में घूमता है, इसलिए ये भी वर्क जीरो हो जाता है। ठीक है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस, जब वो स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो फोर्स हमारा माइनस होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, वर्क डन होता है। समझ में आ रहा है? वर्क डन निगेटिव हो जाता है, और जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वो हमारा वर्क डन क्या होता है, यहाँ पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो वर्क इज निगेटिव, यहाँ पे भी वर्क क्या होता है आपका, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, हमने बताया था फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है वर्क का, तो जूल होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एसआई यूनिट क्या होता है जी, जूल होता है। अब यहाँ पे हमारा वर्क खत्म होता है, नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी। एनर्जी किसे कहते, देखिए यहाँ पे एनर्जी डिफाइंड द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। इट्स यूनिट है दैट इट्स यूनिट इज द सेम एज दैट ऑफ वर्क, जैसे वर्क का यूनिट है उसी तरह ये भी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। द एबिलिटी ऑफ डूइंग, काम करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी नोन एज जूल। एसआई यूनिट ऑफ नोन एज एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है जी, जूल होता है, और वर्क का भी जूल होता है। एनर्जी का भी जूल होता है, वर्क का भी क्या होता है, एसआई यूनिट जूल होता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ एनर्जी में। देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये टाइप ऑफ एनर्जी है। आखिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो जो मोशन को जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो हाइट पे या पोजिशन को जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्टोर इन सब्सटेंस और रिलीज इन केमिकल, जो केमिकल को होता है केमिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी, जो हॉट ऑब्जेक्ट को होता है उसे हम हीट, द एनर्जी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, जो हॉट ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी निकलती है उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। जो कि हमारा सन से या बल्ब से जो हमारा एनर्जी निकलती है उसे हम लाइट एनर्जी कहते हैं। जो वाइब्रेशंस को किसी ऑब्जेक्ट से वाइब्रेट होकर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं साउंड एनर्जी। या इलेक्ट्रिकल करंट से प्रोड्यूस होता है या चार्ज, मूविंग चार्ज से वो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम द स्प्लिटिंग और ज्वाइंटिंग एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस एनर्जी। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी का फॉर्म है। नहीं देखते काइनेटिक एनर्जी, हमको दो यहाँ पे टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ना है, एक पढ़ना है हमको पोटेंशियल, दूसरा पढ़ना है हमको काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट है डन ड्यू टू द मोशन, किसको ऐसा होता है, मोशन को ऐसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। वह वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो, बट होना चाहिए मोशन को से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा
पॉजिटिव होता है, डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो किस पे डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पे, मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझिए। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? मूविंग होना चाहिए। तो क्या होता है? वी से वो वेलोसिटी होता है, इसीलिए क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। के ई से होता है काइनेटिक एनर्जी, एम से होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास, एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, तब जाके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल पाते हो। अब आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, द वर्क एनर्जी थ्योरम ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी स्टेट दैट टोटल वर्क डन बाय द सम ऑफ द फोर्स acting on a particular is equal to the change in the kinetic energy that particles. It can be written as the equation. बोल रहा है कि आप जो उतना क्या कर रहे हो, जो वर्क कर रहे हो, वो टोटल फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑफ ए पार्टिकल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अगला आता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? तो ये हाइट पे और पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ड्यू टू इट्स पोजीशन, प्रॉपर्टीज और फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इट अलाउ द ऑब्जेक्ट टू डू मोर वर्क। तो इसमें होता है क्या फॉर्मूला होता है? एम जी एच, मास ग्रेविटी एंड हाइट, मास ग्रेविटी एंड हाइट। समझ में आ रहा है? आप किसी ऑब्जेक्ट को स्टेच कर रहे हो, वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहां पे mgh। देखिए अभी एग्जांपल क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? व्हेन एन आर्चर रिलीज एन एरो, आपने एरो ऐसे रिलीज किया, तो ये जो खींचते हो ये क्या होता है हमारा? ये होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द ब्लू स्ट्रिंग कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक। जब ये खींचे हैं तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। जब छोड़ देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। समझ में आ रहा है? व्हेन समवन इज जंप ऑन अ ट्रैम्पोलिन द स्प्रिंग इन द बेड स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो स्ट्रेच। तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे स्ट्रेच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे बच्चे देखते हैं, आप लोग कूदते हैं, यहाँ पे आया बॉल, तो इसके बॉल पे आया, यहाँ लगा, पोटेंशियल हो गया, फिर चला गया तो क्या हो गया? काइनेटिक में बदल जाता है। ठीक है, देखिए ये सब चीज आप एग्जांपल देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? देखिए यहाँ पे जितना काइनेटिक होगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी है ना, इतना पोटेंशियल एनर्जी, जब ये छोड़ दिया तो काइनेटिक। ठीक है, तो जितना, वही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इट कैन हाउएवर इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चला जाता है। व्हेन ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर कंसीडर द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हमेशा क्या होंगे? बराबर है। देखिए यहाँ पे जो काइनेटिक पोटेंशियल था, मान लीजिए पोटेंशियल जितना लिया, अब मान लीजिए यहाँ पे 100 जूल पोटेंशियल है, और जब छोड़ेगा तो ये पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगा, तो काइनेटिक धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि आपका टॉर्च हो गया, पेंडुलम हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जनरेटर हो गया, बर्निंग फ्यूल हो गया, बॉडी मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, रिजर्वर हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। ठीक है, अब यहां समझिए, यहां देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल है mgh, बट काइनेटिक क्या है? 0। यहाँ पे आया, यहाँ पे आपका पोटेंशियल 0 हो गया, बट काइनेटिक बढ़ गया, बट काइनेटिक यहाँ पे बढ़ गया। तो ये जो होता है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल। आपने देखा होगा क्लॉक में जो पेंडुलम घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन।
अब यहाँ हम बात करते हैं पावर का, ठीक है। पावर इज डिफाइंड है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पावर करते हैं। इट इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसे हम वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। आपने कितना कार्य कितने समय में किया उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं। जिसका एसआई यूनिट होता है वॉट, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वॉट होता है, 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वॉट होता है। क्या होता है, 1000 वॉट। तो पावर का फॉर्मूला जो होता है P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम टेकन, P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम टेकन होता है, ठीक है। किलो वॉट आवर्स होता है, जब आप बड़े यूनिट में देखेंगे तो किलो वॉट आवर्स की KWH होता है, KWH 1 यूनिट होता है। 1 KH इक्वल टू 1 यूनिट, 1 KWH इक्वल टू 1 यूनिट होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 1 KH इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ठीक है। जो हाउस, जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो इसी यूनिट को माप के आता है। 1 किलोवाट और 1 किलोवाट आवर्स को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोला जाता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। आपका ये चैप्टर कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा।